सत्ता को काबू में रखने पर भी उस देश और सबसे कुशल करने वाला देश हमारा है। सबसे बड़ा मार्केट प्लेस भी हमारा भारत देश ही है और शायद इसीलिए ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। लेकिन इनकी मदद लेना मतलब अपने आप को गिरवी रखना। ये जानते हुए भी लोग हमारे इन विदेशी कंपनियों का रेड कार्पेट स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, भूमि हमारी, संसाधन हमारे, काम करने वाले हाथ भी हमारे, लेकिन मुनाफा इन विदेशी कंपनियों का। इस चित्र को बदलना आज की समय की मांग है। दोस्तों, इतने विशाल देश की विविधता का संवर्धन करने, रोजगार निर्माण करने और प्राचीन परंपरा और सभ्यता को बनाए रखने के लिए किसी ने पहल करना बहुत जरूरी था। और मैं अभिमान के साथ यहाँ पर कहना चाहूंगा कि एमसीएल ने इस चीज की पहल की है। दोस्तों, व्यवसाय के आधुनिकीकरण और विकेंद्रीकरण से यह मुमकिन है। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे ग्राम स्वयं पूर्ण थे और इसी व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए एमसीएल ने इस बिजनेस मॉडल की रचना की है, जिससे हमारा शक्ति स्थल, हमारी खेती का हम फिर एक बार संवर्धन कर सकते हैं और खेती को प्राधान्य मिल सकता है। हमारे किसानों का सक्षमीकरण हो सकता है। हमारी दूसरी ताकत, हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। हमारी प्राचीन परंपरागत कलाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर हमारी महिलाओं के काम का सम्मान होगा। दोस्तों, अब दूसरों के लिए काम करने के बजाय अब दूसरों के लिए हम वस्तुएं तैयार करके बेचेंगे और इसका यह एक छोटा सा प्रयास है, जिससे हम आर्थिक व्यवस्था में सुधार भी ला सकते हैं और आर्थिक विषमता को दूर भी कर सकते हैं। दूसरों के लिए यह वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन हमारे लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। दोस्तों, इस युद्ध की पूरी रणनीति तैयार है। तो चलिए जानते हैं हमारे अगली मूव के बारे में आज के इस सेशन से, जो है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 25। लेकिन इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है, जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि कृपया अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक हम इंसान विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा नई चीजों को खोज कर, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल कर दुनिया में औद्योगिक क्रांति लेकर आए। अब हमारी मौलिक जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं रही, उसमें ईंधन भी जुड़ चुका है। और इस ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से एलपीजी आयात करता है, जबकि यही आयात की हुई एलपीजी गैस दुनिया में धमाके और आग जैसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जान का धोखा मानकर भी जरूरतमंद जब एलपीजी खरीदने निकलता है तो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे होते हैं। भारत में लगभग 43% घरों में खाना बनाने के लिए साफ ईंधन भी नहीं मिलता और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था।
ये धुआं सिर्फ उनके नहीं बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सके, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम। एमसीएल का एम कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये एम कुकिंग सिस्टम एलपीजी का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये एलपीजी से सस्ता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। एमसीएल के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। दोस्तों, अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशोहवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा। एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य नवाचार। कुछ नया कर रहा है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद। अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति। यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा।
हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। अदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और न ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समयनिष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप आगे बढ़ते हैं हमारे सुविचार यानी कि आज के हमारे थॉट ऑफ द डे के साथ। तो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है, फेलियर इज योर पार्टनर इन ग्रोथ, इट डजंट डिफाइन यू, इट रिफाइन्स यू। दोस्तों, इसका मतलब है कि असफलता आपके विकास में भागीदार है। यह आपको परिभाषित नहीं करता बल्कि यह आपको निखारता है। और इसीलिए असफलता से डरने के बजाय हमें असफलताओं से सीखना चाहिए। दोस्तों, हमारे आने वाले अगले स्पीकर जिन्होंने ऐसे ही असफलताओं का धीरज के साथ सामना किया और जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी निखर कर सामने आई, तो चलिए स्वागत करते हैं बोल्ड, करेजियस, पॉजिटिव लीडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो कहानी है पार्वती बरुआ जी की, जो कि भारत देश की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की पहली महिला महावत है। तो इनकी जो कहानी है वो अब नहीं, वो शुरू होती है आज से 70 साल पहले। आज से 70 साल पहले जब ये जन्मी थी वो आसाम के गौरीपुर में। गौरीपुर के जो जमींदार थे, जो तत्कालीन राजा थे, उनको शिकार का बहुत शौक था और वो शिकारी थे फेमस हाथी के। और ब्रिटिश कालीन वक्त में वो उनके पास बहुत सारी जमीन थी जिसमें जंगल भी आते थे। जंगल में वो बहुत टाइम रहते थे और वहां पे हाथियों की शिकार करते थे। जब भी वो बहुत टाइम के लिए जंगल में जाते थे अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाते थे, जिनमें से एक थी पार्वती बरुआ जी। ये अपने पिताजी के साथ में बचपन से ही जंगल में इनका आना जाना लगा रहता था। इनका जंगल के साथ में ऐसा रिलेशन हो गया था, स्पेसिफिकली हाथियों के साथ, कि वो बहुत टाइम जंगल में ही अपना बिताती थी। धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स थे तब इनके पिताजी ब्रिटिशर्स को हाथी के सामान बेचना और वो उनका बिजनेस था। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स भारत से चले गए उनका वो बिजनेस खत्म हो गया। उसी के साथ में हाथी के रिलेटेड हर एक चीज लीगल हो गई एंड उनकी जितनी भी जमीन थी वो सरकार के पास चली गई। अभी जो ये थी, इन्होंने अपना जो हाथियों से लगाव था वो कभी भी नहीं छोड़ा।
वो हाथी को संभालने में इतना तत्पर हो गई थी कि सिर्फ 14 साल में उन्होंने पहला एक जंगल हाथी जो था उसको शांत किया था, उसको काबिज किया था। जब भी कोई दूसरे हाथी को काबिज करना पड़ता है तो एक आपको खुद हाथी के ऊपर सवार होना पड़ता था, और इन्होंने सिर्फ 14 साल में एक हाथी के ऊपर सवार होकर दूसरे हाथी के गले में रस्सी बांधी थी। इनका आज भी यही एक काम है कि वो हाथियों को नहलाती है, सहलाती है, और उनका और ह्यूमन का रिलेशन अच्छा रहे, इकोसिस्टम जंगल का हमेशा अच्छा बना रहे, यही ये चाहती है, जिसके लिए इनको बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स और इसी के साथ में भारत का पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। आज हाथी और जो इंसान है उसका जो रिलेशन है वो अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है जंगल की इकोसिस्टम के लिए। लगभग पिछले 10 साल में हमने 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हाथियों की वजह से हुई, जिसमें हाथी भी 500 से ज्यादा हमने गवा दिए। वो इसीलिए होते, शायद वो हमें समझ नहीं पाते और हम उन्हें समझ नहीं पाते। उनका काम है जंगल को बचाना, जंगल की इकोसिस्टम मेंटेन करना। अगर हम हाथियों के साथ में अच्छा रिलेशन मेंटेन करें तो हम अच्छे से इकोसिस्टम जंगल की भी मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे इंसान को जो सिर्फ जंगल की इकोसिस्टम नहीं बल्कि भारत देश के हर एक गांव की इकोसिस्टम ऐसे बनाना चाहते हैं कि जो कि सस्टेनेबल इकोसिस्टम रहे। ऐसे ही अभी अपकमिंग इंटरनेशनल बिजनेस टाइकॉन ऑफ द ईरा और एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलप। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, हर दिन वो बदल रही है, हर दिन बेहतर हो रही है। आज जिन चीजों के बिना हम सोच भी नहीं सकते जिंदगी के, वो चीजें 25 साल पहले थी नहीं। 25 साल पहले अगर हमें बैंक का कोई पैसे ट्रांसफर करना होता तो हमें बैंक पे जाना होता था। पहले हमारा पासबुक वो कतार में रह के उसको अपडेट करना होता था, देखना पड़ता था कितने पैसे। बाद में हम किसी को पैसे भेज सकते थे, वो भी कब, जब वो वर्किंग डेज है उस दिन और दोपहर तक, शाम तक को ये कर नहीं सकते थे, छुट्टी के दिन ये कर नहीं सकते थे। लेकिन आज 1 सेकंड में हम किसी को भी अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज देखिए ना, आज ऐसा माहौल है कि आपको खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत ही नहीं। आज इन रेस्टोरेंट का जो भी बिजनेस है उसमें भी इंटीरियर वगैरह बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। आज लोग घर बैठे जो भी खाना है वो मंगा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ तो शहर ऐसे है कि जहां 24 आवर्स यानी आधी रात को भी अगर आपको भूख लगेगी तो कोई ना कोई रेस्टोरेंट आपको कोई ना कोई खाने के लिए लाके दे सकता है। क्या हम सोच सकते थे कि 25 साल पहले ऐसा होगा कि हमें पता चलेगा कि अगर मुझे एक दिशा में एक जगह जाना है तो मुझे कितना वक्त लगेगा, कितनी ट्रैफिक है उधर, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा कौन सा अल्टरनेटिव रूट है, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे हम लोग। ये था 25 साल पहले। और सोचिए दोस्तों कि आगे 25 साल बाद क्या हो सकता है, 2050 में क्या हो सकता है, कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन, कैसे होगा कम्युनिकेशन, कैसी होगी ये सब चीजें। और जब भी हम इसकी बातें करते हैं, आम आदमी, आम लोग सब भी बातें करते हैं, तो वो बात करते हैं ये सब कुछ बदल रहा है। उसका कारण है विज्ञान और तंत्रज्ञान। कैसी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, कैसी टेक्नोलॉजी बदल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं। तो हम हमेशा बात करते हैं इस विज्ञान और तंत्रज्ञान की, इस टेक्नोलॉजी की। लेकिन एक्चुअली क्या है विज्ञान, क्या है तंत्रज्ञान, चलिए समझते हैं आज। सबसे पहले साइंस यानी विज्ञान। साइंस और विज्ञान का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। इनफैक्ट साइंस ये जो शब्द है ना, वो शब्द ही आया है एक लैटिन शब्द से, उसका अर्थ है टू नो, टू अंडरस्टैंड। तो विज्ञान का मतलब है कि हमारे आजू बाजू जितनी भी चीजें हैं उसको समझना, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को समझना। हमारे आजू बाजू हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसमें आजू बाजू जितनी भी क्रिया प्रक्रिया होती है, प्रोसेसेस होती है, उसको समझना, ये भी है साइंस। अभी देखिए कि हमारे पेड़ है, अभी पेड़ को टहली है, पेड़ को पत्ते हैं, फूल है, फल है। अभी फूल फल कैसे होता है, पत्ते कैसे होते हैं, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये भी साइंस है। और ये जो पत्ता है, ये पत्ता किस तरह से धूप में
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तैयार करता है, कैसे खुद का अनाज बनाता है, कैसे ऑक्सीजन बाहर डालता है, ये पूरा प्रक्रिया समझना, इस प्रोसेस को समझना, ये भी विज्ञान है, साइंस है। तो साइंस विज्ञान है इन सभी चीजों को समझना, जानना। और फिर तंत्रज्ञान क्या है? तंत्रज्ञान है कि यह जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का एप्लीकेशन, इस ज्ञान के साथ, इस नॉलेज के साथ कुछ ऐसा उपकरण, कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो जाए, जिससे हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जिसे अगर आपने पेड़ों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में इतनी पढ़ाई की है, अगर उसमें ज्ञान अच्छा किया है, तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज का निर्माण आप कर सकते हैं कि जिसकी वजह से पेड़ों की ग्रोथ अच्छी हो, उनकी बीमारियां कम हो। और ऐसे ही जैसे इजराइल ने एग्रीकल्चर में काम किया है, तो अपने इस नॉलेज का जो एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, उसे कह सकते हैं हम तंत्रज्ञान। और ये तंत्रज्ञान पूरी तरह से डिपेंड होता है नॉलेज के ऊपर। जितना हम नॉलेज अच्छा करें, जितना हम नॉलेज बढ़ाए, उतना ही हम तंत्रज्ञान विकसित कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये ज्ञान का, विज्ञान का और तंत्रज्ञान का, ये पूरा प्रोसेस में हम वैसे देखा जाए तो कुछ नया क्रिएट नहीं करते। ये सब चीजें ऑलरेडी हमारे कुदरत में है, ये सब चीजें ऑलरेडी इस यूनिवर्स, इस धरती माँ, इस प्रकृति में है। ये प्रकृति पिछले 450 करोड़ साल से ये हमारी दुनिया है, ये पृथ्वी है। 350 करोड़ सालों से इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जीव है। तो अलग अलग जीव, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो पानी में हो, हवा में उड़ते हो, इस हर जीव की व्यवस्था रखने के लिए, उनकी जो भी जरूरत पूरी करने के लिए इस धरती माँ ने एक सिस्टम का निर्माण किया, एक व्यवस्था का निर्माण किया। और जो ये व्यवस्था करोड़ों साल से है। मनुष्य अभी इस व्यवस्था में, इन करोड़ों जीवों में से एक जीव है जो सिर्फ पिछले 2 लाख साल से है इस धरती के ऊपर। तो मनुष्य एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहा है, मनुष्य एक्चुअली जानने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रकृति ने कैसे बनाया है ये पूरा संतुलन, ये पूरा स्ट्रक्चर। और जैसे जैसे हम समझते हैं ना, वैसे वैसे ये टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है। अभी देखिए टेलीफोन, अभी हमने एक ज्ञान विकसित किया कि एक दूसरे के साथ संभाषण हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, एक दूसरे के साथ रिसीवर, स्पीकर, ऐसी चीजें होती है। एक उपकरण का निर्माण किया जा सकता है जिसका नाम है टेलीफोन। हमने उपकरण तैयार किया और वो उपकरण, वो टेलीफोन एक दूसरे के साथ, वायर के साथ अगर जोड़े तो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। ये हमने कब किया? जब हमारी नॉलेज उतनी ही थी। बाद में जैसे हमने पढ़ाई की, हमारी नॉलेज समझी और हमने समझा कि प्रकृति में क्या चीज है, क्या है इस प्रकृति में, तब हमें ये समझा कि एक्चुअली ये सब संभाषण, ये कम्युनिकेशन करने के लिए कोई जरूरत नहीं वायर की। विदाउट वायर भी हम कर सकते हैं और मोबाइल की निर्मित। अभी ये 2G, 3G, 4G, 5G भी हम लोग गए हैं, तो इसमें भी हम नए नए धातु का देख रहे, सोच रहे हैं कि ये धातु इससे बेहतर है, इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो ये धातु है, इसका उपयोग करके हम और बेहतर ये सर्विस दे सकते हैं। तो ये हमारा नॉलेज डेवलप हो रहा है, ये हमें नॉलेज बेहतर हम लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से तंत्रज्ञान बेहतर हो रहा है। अभी एक समय था कि टीवी के लिए एंटीना कंपलसरी था, रिसीवर एंटीना अगर नहीं तो हम टीवी देख नहीं सकते थे। लेकिन आज कहीं भी आप टीवी देख सकते हैं, उसे कोई भी एंटीना की जरूरत नहीं। आज स्पेस टूरिज्म की शुरुआत हुई, यानी आप रॉकेट में बैठ सकते हो, आप अंतरिक्ष में जा सकते हो, घूम के फिर से आ सकते हो, ऐसे टूरिज्म के। अब कितने मिनट में आप जाओगे स्पेस में, कितना वक्त रहोगे, ये सब एक्यूरेटली हम बता सकते हैं। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हमें आज पता चल रहा है इसके बारे में। दोस्तों, ये जो पूरी दुनिया, ये जो प्रकृति है, ये जो धरती माँ है, ये अत्यंत विशाल है। कई सारे छोटे छोटे चीजों का भी उसने हर बहुत बाखूबी से ख्याल रखा है। लिमिटेशन हम में है, लिमिटेशन मनुष्य में है कि मनुष्य उसको समझने में समझ नहीं पा रहा है। और अगर साइंस, विज्ञान और तंत्रज्ञान को डेवलप करना है तो बेसिकली इस माँ को, इस प्रकृति के जो रचना को, वो समझना जरूरी है। और अगर मैं बोलता हूं कि हर तरह के जीव के लिए इस प्रकृति ने, इस माँ ने हर तरह की व्यवस्था की है, तो मनुष्य भी ये ऑलमोस्ट 50 करोड़ जीवों में से एक जीव है। तो मनुष्य के भी जो जरूरतें हैं, वो हर जरूरत का सॉल्यूशन, हर जरूरत की पॉसिबिलिटी इस माँ ने तैयार करके रखी है।
सिर्फ हमको समझना है। यानी अगर मनुष्य को ऊर्जा चाहिए, खाना चाहिए, अगर मनुष्य को इस्तेमाल करने के लिए चीजें चाहिए, अगर मनुष्य को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो इसकी सब व्यवस्था की कुदरत में, इसकी सब व्यवस्था इस प्रकृति में है। हमें सिर्फ समझना होगा, हमें समझना होगा कि एक्चुअली क्या नियम है, जिस नियम के आधार पर ये सब चलता है, कौन सी दिशा में हमें जाना चाहिए, कौन से नियम पे हमें काम करना चाहिए, ताकि हमारी हर जरूरत पूरी हो सके। और हमारी इस माँ के पास, प्रकृति के पास, कुदरत के पास इतना सब कुछ है कि हमें कुछ करने की जरूरत है, हमें सिर्फ उस नियमों को समझने की जरूरत है, उस सही दिशा में जाने की जरूरत है। और दोस्तों, बात सिर्फ फिजिकल या भौतिक चीजों की नहीं है। ये कुदरत इतनी विशाल और इतनी महान है कि अगर दिल से आप कुछ करना चाहते हो इस जीवन में, अगर आप बाकी के लोगों के लिए, अलग अलग जीव के लिए अगर कुछ करना चाहते हो, अगर इस जिंदगी को, इस जीवन को, इस दुनिया को बेहतर करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, अगर आपका उद्देश्य सही है, मन से आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये माँ आपको हेल्प करती है। अगर आप सिंसियरली, अगर अच्छे उद्देश्य के साथ, मकसद के साथ कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये माँ, ये प्रकृति हमें मदद करती है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे इस माँ को समझना, प्रकृति को समझना, ये बहुत फायदेमंद भी है। माँ को समझना, इस विशाल प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करना, इससे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो सकती है। कैसे? तो दुनिया की आज की तारीख में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो कंपनीज है, वो कौन सी है? वो वही कंपनीज है जो इस नॉलेज को, इस ज्ञान को और तंत्रज्ञान को समझती है, जो इस ज्ञान को, विज्ञान को, इस तंत्रज्ञान को विकसित करती है। वही तो सबसे बड़ी कंपनी है। भले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी की कंपनियों जैसा नहीं है, लेकिन ये सभी कंपनी आज की तारीख में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कोई है, तो वो वही कंपनी है जो विज्ञान और तंत्रज्ञान में काम करती है। अभी देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी 5 विज्ञान तंत्रज्ञान में काम करने वाली कंपनी, जो अमेरिका के भी 5 सबसे बड़ी कंपनी है, अगर उनको आप देखोगे तो हर कंपनी आज $1 ट्रिलियन के ऊपर है। $1 ट्रिलियन का मतलब है 80 से 85 लाख करोड़ के ऊपर है ये 5 कंपनियां। और इस 5 कंपनियों में से 2 कंपनियां, यानी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, ये 2 कंपनियां तो आज की तारीख में $3 ट्रिलियन, यानी 225 लाख करोड़ से भी ज्यादा, ऐसे उनके वैल्यूएशन है। इतनी बड़ी कंपनियां ये बन चुकी है, क्यों? सिर्फ वो इस विज्ञान और तंत्रज्ञान की वजह से। सिर्फ वो कोशिश करते हैं कि कैसे इस प्रकृति को समझे, कैसे इस नेचर को समझे। तो दोस्तों, हमें भी अगर हमारे समाज को, हमारे देश को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, अगर हमें अपने समाज को दुनिया का सबसे डेवलप्ड, विकसित ऐसा समाज बनाना है, तो हमें भी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा। हमें भी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा कि जिसमें ये ज्ञान, ये विज्ञान और तंत्रज्ञान ये बढ़े। हमें ऐसे संस्कृति का निर्माण करना होगा कि जिस संस्कृति में हर कोई विज्ञान और तंत्रज्ञान में बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे। और ये बहुत जरूरी है। कैसे करें? समझते हैं। देखिए, अभी एटमॉस्फेयर है वातावरण। वातावरण का मतलब है वात आवरण, हवा का आवरण। हमारे इस पृथ्वी के ऊपर एक हवा का आवरण है, वात का आवरण है। कुदरत ने अपने हाथों से इसे बनाया है। ये हवा का आवरण है, ये एटमॉस्फेयर है, ये वातावरण है। उसकी वजह से तो हमारा ग्रह बाकी के ग्रहों से अलग है। ये हवा का आवरण कुदरत ने इतनी अच्छी तरीके से बनाया है, इसकी वजह से आज हमारी इस धरती के ऊपर कितने सारे अलग अलग तरह के जीव हैं। और ये कब से है? ये वही 450 करोड़ साल से है। लेकिन हमें इसके बारे में कब पता चला? कुछ सालों पहले। तो साइंस, तो हमें जो नॉलेज पता चला कि ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, ऐसे वातावरण या वायु का आवरण पृथ्वी के इर्द गिर्द है, और जिसकी वजह से ये दुनिया पॉसिबल है, ये हमें समझना, ये है विज्ञान। इसका कॉम्पोजिशन समझना, यानी इस हवा में ऑक्सीजन 21 है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें का समझना हमारी नॉलेज के साथ, हमारे एक्सपेरिमेंट के साथ, ये है विज्ञान। इनफैक्ट ये जो पूरा वायुमंडल है, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है, ये वातावरण है, ये वातावरण भी, इसमें जो हवा है, वो हवा 90% ऑफ द हवा पहले 10 किलोमीटर में है। वातावरण कई सारे किलोमीटर, बहुत उसकी लेंथ ज्यादा है, लेकिन पहले नीचे के जो 10 किलोमीटर है, उसमें 90% ऑफ द हवा है। और इस हवा का एक वजन है, इस हवा का एक प्रेशर है। उस ऊपर जैसे आप 10 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे, वैसे ये हवा पतली पतली होती जाती है, वैसे वैसे
ऑक्सीजन वगैरह उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन उसमें हवा में कम 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 होती जाती है। तो नीचे के जो 10 किलोमीटर है वो 10 किलोमीटर पे सबसे ज्यादा ये हवा है, सबसे ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके वजह से इस वायु का दाब तैयार होता है, उसका प्रेशर तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी ये नॉलेज हमने प्राप्त किया, ये हमें समझा कि प्रकृति की ऐसी रचना है, प्रकृति ने ये सब करके रखा है। अभी इस नॉलेज के ऊपर फिर हमने क्या की, टेक्नोलॉजी डेवलप की, तंत्रज्ञान डेवलप किया। तो चलिए ऐसा है, प्रकृति ने ऐसे बनाया, तो चलिए इससे का क्या फायदा हो सकता है जिंदगी बेहतर करने के लिए, कौन से उपकरण, कौन से सॉल्यूशन हम बना सकते हैं, तो हमने बनाया। अभी सिंपल सिरिंज, यानी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जब इंजेक्शन देने के लिए वो नीडल सुई होती है और सिरिंज होती है, आप देखोगे तो डॉक्टर क्या करता है कि उस पानी में, उस इंजेक्शन में जो कुछ है उसको डालता है और उस पूरा द्रव जो इंजेक्शन है, दवा जो है, वो सिरिंज में लेता है। वो कैसे होता है, तो दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूअसली सब जगह है। आज आप जहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा, तो आजू बाजू पूरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जो हम उसे अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, हम इसकी आदत हो चुकी। लेकिन मोमेंट आप किसी भी जगह पे अगर आपने निर्वात कर दिया, किसी भी जगह पे अगर आपने हवा निकाल दी, उसका हवा का प्रेशर कम कर दिया, तो आजू बाजू के एरिया से एकदम से वो हवा उसमें चली जाती है। वैसे ही यहाँ होता है कि सिरिंज डालने के बाद जैसे ही आप सिरिंज निकालते, ऊपर खींचते हो, नीचे वो निर्वात तैयार करते हो, वैक्यूम तैयार करते हो, और एकदम से फिर बाकी का एटमॉस्फेयर प्रेशर जाता है और उस लिक्विड को वो अंदर डालता है। और वैसे ही होता है जब हम स्ट्रॉ से कुछ जूस पीने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल आप जूस में ऐसे ही स्ट्रॉ डालिए, कुछ नहीं होगा। आप जब स्ट्रॉ डालते हैं और उस स्ट्रॉ में जो हवा है उसको निकालते हो, उसको सक करते हो, तो वो वैक्यूम क्रिएट होता है, और उसकी वजह से बाजू बाजू का जो प्रेशर तो रहता ही है कंटिन्यूसली, वो उस लिक्विड को, उस जूस को उस स्ट्रॉ में डालता है और हम उसे पीते हैं। इतना ही नहीं है, वैक्यूम क्लीनर भी अगर आप देखोगे तो वैक्यूम क्लीनर क्या है, वैक्यूम एक सिंपल ऐसी मशीन है कि जो एक कंपार्टमेंट है, उसमें वो निर्वात तैयार करता है। निर्वात यानी वैक्यूम तैयार करता है, और जैसे ही वह वैक्यूम तैयार होता है, जहां प्रेशर एकदम कम हो जाता है बिल्कुल, तो आजू बाजू की जो हवा का प्रेशर है वो फटक से वो जो कचरा है, वो कचरा उसको, या जो भी चीजें हैं उसको वो अंदर डालती है। यही वैक्यूम क्लीनर है। सिर्फ वैक्यूम क्लीनर ही नहीं, कई सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स भी है जो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कौन सा प्रिंसिपल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कहा है वो, हर जगह है इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर हर जगह है। इनफैक्ट हमारा जो हॉट एयर बलून है, यानी बलून जो ऊपर जाता है, वो कैसे जाता है, तो उस बलून के अंदर, उस इतने बड़े गुब्बारे के अंदर जो हवा होती है, उस हवा को गर्म करके उसका प्रेशर कम किया जाता है। जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होता है, बाहर का प्रेशर वैसे ही ज्यादा है, तो वो उसको लिफ्ट करता है, ऊपर लेके जाता है। जैसे हमारा हाथ का बच्चों का गुब्बारा होता है, बस वैसे। और जब आपको नीचे आना होता है, तो फिर से वो अंदर का जो बलून का अंदर का प्रेशर है, हवा का प्रेशर, उसको बढ़ाया जाता है, तो फिर से वो नीचे आता है। इनफैक्ट हमारा ये जो एरोप्लेन है, वो भी इस प्रिंसिपल के ऊपर, इस विज्ञान के ऊपर चलता है। आज आप देखोगे कि एरोप्लेन जैसे बनते हैं, उड़ते हैं, तो एरोप्लेन बेसिकली 3 चीजों के ऊपर काम करते हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरे न्यूटन के गति विषयक नियम, और ऑफ कोर्स ग्रेविटी। तो इन चीजों के ऊपर ही अलग अलग ऐसे उपकरण बने हुए हैं। इसके बाद फिर हमें यह भी पता चला कि इस एटमॉस्फेयर के, इस वातावरण के अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग उसकी विशेषता है और उसका काम। जैसा हमें पता चला कि सबसे पहला जो लेयर है पृथ्वी के पृष्ठभाग से लेके पहले जो 10 से 12 किलोमीटर है, वो जो लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। अभी ये वो लेयर है कि जिसमें सबसे ज्यादा हवा है। ये वो लेयर है कि कुदरत के, मौसम की जितनी भी चीजें वो इसमें होती है, यानी बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, आंधी होती है, तूफान आते हैं, या हवा एक जगह से दूसरी जगह से जो जाता है, हवा का जो सर्कुलेशन है, वो सब कुछ होता है इस ट्रोपोस्फियर में। जो पूरे मौसम, हवामान से रिलेटेड सब जो चीजें हम देखते हैं हर दिन, वो होते हैं इसमें। और इसके ऊपर जो होता है वो दूसरा लेयर होता है, जो 10-12 किलोमीटर से शुरू होके 50 किलोमीटर तक होता है। और इस लेयर में फिर ना हवा उतनी ज्यादा होती है, ना बादल इतने ज्यादा होते हैं, तो इसलिए 10-12 किलोमीटर के ऊपर ही हमेशा जेट, प्लेन, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। इसके अलावा इस वातावरण में, इस एटमॉस्फेयर में ना, एक ऐसी स्पेशल लेयर जो ऊपर नीचे होती रहती है, और वो जो लेयर है उसका नाम है आयोनोस्फीयर। वो जो लेयर है, उस लेयर में
चार्ज पार्टिकल होते हैं, उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल को कौन तैयार करता है? तो सूरज की किरणें तैयार करती है। लेकिन उससे क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ बैटरी होती है, आपके टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में बैटरी रहेगी, बैटरी से बिजली तैयार होती है। कैसे? तो बेसिकली उस बैटरी में चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के जगह जाते हैं, वो गति निर्माण करते हैं, उसकी वजह से बिजली तैयार होती है। वैसे ही सेम हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। हमारे इस एटमॉस्फेयर में, हमारे इस वातावरण में भी ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल्स है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये वो चार्ज पार्टिकल है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ये एक दूसरे से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये वो चार्ज पार्टिकल है जिसकी वजह से हम जो मोबाइल की से बात करते हो जाते हैं। ये वो चार्ज पार्टिकल है जिससे हम रेडियो सुनते हैं, ये AM FM। और ये जो लेयर है वो दिन में, रात में अलग अलग जगह पे होती है, या अलग अलग लोकेशन पे उसका एक लोकेशन होता है। लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए कि आज उसके वजह से ये पूरा जो विदाउट वायरलेस कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है हर जगह पर, ये इस आयोनोस्फीयर की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली ये सब क्या है? अभी सबसे बड़े जो साइंटिस्ट है उनमें से एक संशोधक हमारे न्यूटन है। न्यूटन ने कोई किसी बहुत बेसिक ऐसी चीजें हमारे सामने रखी फिजिक्स के। ओके, तो उसमें जो लिखे, अभी जैसे एक उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें बताया कि ऐसे गुरुत्वाकर्षण होता है, ऐसी ग्रेविटी होती है, और जो भी चीज हम डाले वो नीचे इस धरती के ऊपर जाती है। दोस्तों ये सभी क्या है? ये सब चीजें क्या है? ये उनके गति विषयक जो नियम है वो क्या है? वो बेसिकली समझना कि प्रकृति काम कैसे करती है। प्रकृति ने हर चीज बनाई है हमारे लिए, हर एक जीव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए प्रकृति ने वो चीज बनाई। एक गुरुत्वाकर्षण भी उसी के लिए। आप जैसे ही अंतरिक्ष में चले जाओ, कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण वगैरह कुछ नहीं, ये गति विषयक नियम कुछ नहीं। किसने बनाया फिर? ये प्रकृति ने बनाया। और ये इन चीजों को समझना, इन चीजों को सामने रखना, यही काम करते संशोधक। अभी न्यूटन ने उन चीज को समझा और हमारे सामने रखा, बस यही बात है। तो अभी अगर हमारे देश को भी इस विज्ञान तंत्रज्ञान में आगे बढ़ाना है, अगर हमें भी अपने देश में वैसी व्यवस्था का निर्माण करना है कि जिस व्यवस्था में इस विज्ञान तंत्रज्ञान बढ़े, हम आगे जाए, हम डेवलप्ड हो, हमारा समाज बढ़े। इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि जरूरत है ऐसे कल्चर की, संस्कृति की, जहां हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कैसे होता है एक्चुअली विज्ञान तंत्रज्ञान की प्रगति कैसे हो सकती है, के लिए समझते हैं। सबसे बेसिक अगर कुछ है विज्ञान तंत्रज्ञान में एकदम इंपॉर्टेंट, तो वो है ऑब्जर्वेशन, वो है निरीक्षण, चिकित्सक वृत्ति। दोस्तों हम मनुष्य जहां भी रह रहे हैं उस दुनिया में असंख्य ऐसी चीजें हैं जो कुदरत ने बनाई है। कुदरत के उसके पीछे एक सिस्टम है, कुदरत के उसके पीछे एक नियम है। हर चीज आपको सिर्फ देखना है, समझना है कि कैसे होता है, निरीक्षण करना है। निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, ये सबसे जरूरी है। वो चिकित्सक वृत्ति, आजू बाजू कोई भी घटना होती, नदी से रिलेटेड कुछ है, समुद्र से रिलेटेड कुछ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ है, सॉइल से रिलेटेड कुछ है, तो ये क्यों होता है? क्यों कोई जीव ऐसे काम करता है, कोई ऐसे काम नहीं करता, क्या नियम है, क्या है, ये समझना, उसको ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी चीज, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वह है ऑब्जर्वेशन, तो है निरीक्षण। हमें सीखना होगा, हमें इस संस्कृति को निर्माण करना होगा कि ये निरीक्षण करें हम, ऐसी चीज क्यों होती है, इसका क्या कारण है। ये चिकित्सक वृत्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में सवाल पूछना। अभी हर कोई चीज अगर बार बार ऐसी हो रही है, बार बार ऐसी हो रही है, तो उसका क्या कारण है? ऐसी कोई चीज जिसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, तो उसका क्या कारण है? तो ऐसे कई सारे सवाल आपके तैयार हो सकते हैं जब आप उस चिकित्सक वृत्ति से निरीक्षण करते हैं। और फिर आप मेजरमेंट करिए, फिर आप देखिए कि हर उस चीज को, जो चीज ऐसी होती है वो क्यों हो रही है और उसका परिमाण क्या है। और वो परिमाण हर जगह में अलग हो सकता है, टाइम का हो सकता है, लेंथ का हो सकता है, वजन का हो सकता है। जो चीज आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज का आप मेजरमेंट कीजिए। और ये करने के बाद फिर एक निष्कर्ष या एक सिद्धांत को रखिए कि ये ऐसा हो रहा है, इसका कारण ये हो सकता है, ये ऐसा हो रहा है तो इसका कारण ये सिद्धांत, ये नियम ऐसा हो सकता है। तो फिर ये बार बार ऐसे हो रहा है, बार बार ऐसे हो रहा है, तो क्यों ना ये क्यों हो रहा है, चलो इसकी पढ़ाई करें। तो एक बार आपने निरीक्षण किया, एक बार आपको समझा कि इस तरीके से ही ये सब कुछ होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसके लिए पूरी पढ़ाई करना, इसके लिए अलग अलग चीजों को समझना, इसके रिलेटेड जो चीजें ऑलरेडी विज्ञान में
एस्टैब्लिश्ड है उसको समझना और इन सभी के ऊपर फिर एक सिद्धांत का निर्माण करना कि ऐसे पॉसिबल है, ऐसे मुमकिन है, ये नियम हो सकता है और इसी नियम की वजह से ये सब चीजें हो रही है। और फिर क्या आता है? एक्सपेरिमेंटेशन। चलो आपने समझा ना कि ऐसी तरह से ऐसा बल्ब बनता है, इस तरह से ये चीज हो सकती है, इस तरह से मैग्नेट से ये काम हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंटेशन और हो सकता है कि कई सारे आपको एक्सपेरिमेंट तैयार करने पड़े, कई कई बार काम करना पड़े उसके, लेकिन वो भी अपने आप में एक मजा है। लेकिन वो करना पड़ता है कि उस नियम को एस्टेब्लिश करना, उस सॉल्यूशन को एस्टेब्लिश करना, उसके लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है। और फाइनली फिर आता है वो मौका, फाइनली आता है वो यूरो का, जब आप उस निष्कर्ष, वो जो सिद्धांत उसके प्रति पहुंचते, उसके वो जो टेक्नोलॉजी, वो जो सॉल्यूशन आप तैयार कर रहे हो उस नियम के आधार पर वो करते हो, और फिर इस सॉल्यूशन को लेके आप बिजनेस तैयार करो, आप जो जिंदगी बेहतर करो, कुछ अच्छे चीजें करो, ये सब होता है। तो बेसिकली ऐसा एक प्रोसेस है। लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर देश आज देखिए कि टेक्नोलॉजी बनाने में लगा है। हर देश, हमें पता है कि इजराइल कैसे एग्रीकल्चर में है, कैसे अमेरिका जापान डिफेंस में है, कई सारे देश टेक्नोलॉजी बिजनेस में है कि बिजनेस में कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करे। हर देश टेक्नोलॉजी का महत्व जानता है, विज्ञान तंत्रज्ञान कितना महत्व है जानता है। तो क्या आप सोचते हैं कि ऐसा आदमी दुनिया में वो कैसा होगा कि जिसे दुनिया में टेक्नोलॉजी के जनक, तंत्रज्ञान के जनक ऐसा कहते हैं, उसकी क्या स्टोरी होगी? तो दोस्तों, दुनिया में जितने भी संशोधक है, जितने भी संशोधन होते हैं, उन सबके जनक अगर किसी को कहते हैं तो उनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें फादर ऑफ टेक्नोलॉजी कहा कहते हैं। उनके नाम पर 1093 इतने पेटेंट है। लेकिन सिर्फ पेटेंट की संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बनाया क्या है। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई है कि जो उसने पूरी दुनिया बदल के रख दी है। जैसे बल्ब, ये बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी है उन्होंने बनाया है। अभी मोशन पिक्चर, यानी जो अभी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मूवी बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, वो जो पूरी होती शूटिंग, वो शूटिंग का पूरा इन्होंने बनाया। ये आज मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन के बारे में सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है, सब कुछ चल रहा है, वो मास कम्युनिकेशन की चीज इन्होंने बनाई। इलेक्ट्रिक मोटर इन्होंने बनाई, यानी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण चीजें इन्होंने बनाई है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया बदल गई। और इसकी वजह से इनको फादर ऑफ टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान के जनक ऐसा कहते हैं। लेकिन इनकी स्टोरी क्या है, चलिए समझते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये आदमी जिन्हें टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान के जनक कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है, हर राष्ट्र कहता है, उन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की। वो एक्चुअली उनकी परिस्थिति की वजह से वो जा ही नहीं पाए स्कूल। सिर्फ कुछ महीने उन्होंने फॉर्मल स्कूल किया, बाद में उन्होंने स्कूल कर नहीं पाए, और उसका कारण था उनकी हेल्थ। वो जब स्कूल में जा रहे थे तो उनको एक स्कारलेट फीवर करके एक बीमारी हुई। और क्या आप सोच सकते हैं कि उस स्कारलेट फीवर की बीमारी की वजह से उनके कान में इन्फेक्शन हो गए और वो एक्चुअली बहरे हो गए। एक कान से ये बहरे थे, सिर्फ दूसरे कान से ही सुना करते थे, और वो भी अफेक्टेड था। कैन यू इमेजिन कि जिन्हें हम टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान के पिताजी कहते हैं, जनक कहते हैं, वो ना उन्होंने स्कूल की, एक कान से वो बहरे थे। और ऑफ कोर्स वो बाद में कॉमेडी ऐसा बोलते हैं कि ऐसे बोलते थे कि अच्छा हुआ कि मेरा एक कान नहीं है, इसलिए मैं कंसंट्रेट कर पाता हूं। लेकिन सोचिए कौन सी परिस्थिति से वो आए। दोस्तों, जब वो 12 साल के थे, जब वो स्कूल वगैरह नहीं जा सकते थे, वो एक्चुअली उन्होंने 12 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में वो ट्रेन में अखबार बेचते थे, कैंडी बेचते थे, चीजें बेचते थे, और ऐसे उन्होंने किया। तो फिर क्या वो बात है, यानी ऐसा आदमी कि जो स्कूल में नहीं गया, जो फिजिकली इतना चैलेंज अफेक्टेड है, पैसे कमाने के लिए यहाँ वहां काम करना पड़ता, बहुत सारे काम किए उन्होंने हर जगह पे। तो वो क्या चीज है कि जिसकी वजह से वो इतने महान साइंटिस्ट बने, संशोधक बने? तो उसका कारण है उनकी जिज्ञासा, उसका कारण उनको पैशन, वो समझना कि क्यों ऐसे होता है। अगर मैं ट्रेन में काम कर रहा हूँ, वो पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है, वहां ट्रांसमिशन होता है, तो क्यों ऐसे होता है? आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इन व्यक्ति ने हर जगह इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए। यानी ट्रेन में अगर मैं जाता हूं तो सिर्फ वो ट्रेन चलती है इतना नहीं, क्यों चलती है, क्या चलता है, क्या कारण है, कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने वो ट्रांसमिशन जो होता था उसकी पढ़ाई की, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, इतनी सारी चीजें की,
इनफैक्ट कई सारी जगह पे तो जो वो काम कर रहे थे, काम करते थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, वहां से उनको निकाल दिया गया कि आप इतना सब डैमेज कर रहे हो, काम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो विज्ञान तंत्रज्ञान को बढ़ावा देता है, आप कुछ भी बन सकते हो। अभी दुनिया का सबसे महान एग्जाम्पल है, यानी इसका फर्क ही नहीं पड़ता कि आप गांव में रह रहे हो, आप शहर में रह रहे हो, इसका फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने पढ़ाई क्या की है। आपने आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, साइंस की है, आप डॉक्टरेट हो, चौथी फेल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पे होना चाहिए वो जिज्ञासा वृत्ति, आप पे होना चाहिए वो पैशन समझने का कि इस प्रकृति ने इस माँ ने क्या किया है, किस तरह से किया है। और एक बार आपको वो करने लगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। बाद में ये व्यक्ति ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई, जनरल इलेक्ट्रिक, सबसे बड़ी ऑफ कोर्स वो बिजनेसमैन भी बने इस चीज की वजह से। तो अगर हमें अपने समाज में इस विज्ञान तंत्रज्ञान को डेवलप करना है ना, इसको आगे लेके जाना है, तो हमें वो नजरिया, वो जो चिकित्सीय वृत्ति में जो बोल रहा हूँ ना, वो डेवलप करनी होगी हर चीज की। कुछ भी लीजिए, आप हवा लीजिए, पानी लीजिए, कुछ भी लीजिए, समझिए, निरीक्षण कीजिए क्यों होता है ऐसे, क्या कारण है। और हर चीज के पीछे इस प्रकृति ने, माँ ने, इस कुदरत ने हर चीज कुछ पर्पज के साथ तैयार है। कितने साल से व्यवस्था है, हम सिर्फ आज इसे समझ रहे हैं। और आने वाले दिनों में तो ये जो हमारी वर्कफोर्स है, सबसे पहले तो किसी भी उम्र में आप ये शुरुआत कर सकते हैं। जरूरत नहीं कि आप बस बच्चे होने चाहिए, आप स्कूल में, कॉलेज में होने चाहिए। एकदम रिटायरमेंट के बाद भी अगर आपको लगा नहीं मुझे इसके ऊपर संशोधन करना है, तो आप कर सकते हो। और कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी विषय जो आपको अच्छा लगता है वो हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चे जो है ना, बच्चे बेस्ट अपना वर्कफोर्स है, बच्चे हमारे बेस्ट आर्मी है। क्योंकि हमारे पास कैसे होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारे वो सोच जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऊपर आती है। ये होता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसे सब चीजें लोग बड़े सोचते हैं। बच्चे वैसे नहीं सोचते, बच्चे हमेशा हर पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार होते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो, उनको लगता है सब कुछ मुमकिन है। और ये जो चीजें बहुत जरूरी है। एक बार आपने बच्चों को वो चिकित्सीय वृत्ति बताई, सिखाई, देखो कितना जरूरी है, किस तरह से। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन सिखाई, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, चिकित्सीय वृत्ति को निर्माण कीजिए, ये बच्चे अपने देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। और दोस्तों देखो, एक्चुअली विज्ञान तंत्रज्ञान का मतलब क्या है। अभी दुनिया के मशहूर जो संशोधक है, साइंटिस्ट है, उनमें से एक है अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो कहते हैं कि नेचर, विज्ञान तंत्रज्ञान यानी हमारे प्रकृति को बेहतर समझना। और ये प्रिंसिपल, विज्ञान तंत्रज्ञान का मतलब क्या है, तो हमारी प्रकृति को समझना, बेहतर समझना, बस यही है। और ये एक्चुअली द प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरी दुनिया सब संशोधक काम करते हैं। इनफैक्ट हमारा अगर आप इतिहास देखो, हमारे देश में तो इतने महान साइंटिस्ट है, इतने महान साइंटिस्ट है। हमारे प्राचीन भारत में इतने महान साइंटिस्ट हो गए हैं। आज पिछले 100, 150, 200 सालों में जितने भी संशोधन हुए हैं, पिछले 100, 150 सालों में जिन अलग अलग संशोधकों ने अपनी चीजें रखी है दुनिया के सामने, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए, आप सिर्फ अपने देश की पढ़ाई कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें जो आज हमें दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये हजारों साल पहले हमारे साइंटिस्ट ने काम करके रखा है, हजारों साल पहले। और विषय भी अगर आप देखोगे तो आप सोच नहीं सकते, क्यों ऐसे केदारनाथ का मंदिर जो सालों से ऐसे ही है, क्यों ऐसे वो शिव जी का टेम्पल, कितने सारे ऐसी चीजें हैं जो आज भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये है क्योंकि हमारे इतने महान साइंटिस्ट थे और हर क्षेत्र में थे, हर क्षेत्र में थे। ऐसे नहीं कि विज्ञान, सिर्फ कला, वाणिज्य, हर क्षेत्र में, हर विषय में उनका नॉलेज इतना ज्यादा था, उनका ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान इतना ज्यादा था कि सिर्फ ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए हजारों किलोमीटर चल के दुनिया भर से लोग आते थे। इजिप्ट से लेके, यूरोप से लेके चाइना तक हर कोई भारत में आया। यहाँ के जो यहाँ के जो दुनिया के सबसे जो विश्वविद्यालय थे वो सिर्फ भारत में थे उस टाइम। यहाँ आते थे, सालों साल पढ़ाई करते थे और जाते थे। इतने महान हमारे साइंटिस्ट थे। और इन साइंटिस्ट ने, हमारे देश ने हमेशा दुनिया का नेतृत्व किया हर विषय में। और इसका भी प्रिंसिपल क्या, कौन सा वो तत्व है कि जिस वजह से हमारे साइंटिस्ट इतने महान थे, और वो भी प्रिंसिपल है, वो है प्रकृति, वो है धरती माँ। ये सभी लोग सिर्फ प्रकृति को फॉलो करते थे, प्रकृति की पढ़ाई करते थे, प्रकृति के साथ रहते थे।
इसलिए आप देखोगे साइंटिस्ट वो जिस तरह से काम करते हैं और कौन से विषय, एस्ट्रोनॉमी, ये ग्रह तारों से लेके सर्जरी, मेडिसिन, यानी आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे विषयों में हमने इतनी प्रगति की, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हमेशा प्रकृति के साथ रहे हैं, प्रकृति को हमने जानने की, समझने की कोशिश की है, और उससे ही हमने अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान का तंत्रज्ञान बढ़ाया। तो दोस्तों, हमें भी आज जरूरत है, हम फिर से अपने देश को वैसे ही इस विज्ञान तंत्रज्ञान में महान कर सकते हैं। फिर से जरूरत है कि हमें उस संस्कृति को तैयार करने, ये बहुत जरूरी है। संस्कृति, व्यवस्था, संस्कृति यानी ऐसे कि हर कोई व्यक्ति किसी भी उम्र में अपने इस विज्ञान तंत्रज्ञान की प्रगति को कंट्रीब्यूट करे। मुझे अच्छा लगता है, मेरा ये बैकग्राउंड है, तो मैं कुछ इसमें काम कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ निरीक्षण कर सकता हूँ, चिकित्सक वृत्ति के साथ मैं कुछ सोल्यूशन दुनिया के सामने रख सकता हूँ। इस संस्कृति का निर्माण करना आज हमारे समाज के लिए, देश के लिए बहुत जरूरी है। इस व्यवस्था का निर्माण करना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे देश में इतना पोटेंशियल है ना कि फिर से हम पूरी दुनिया में इस विज्ञान और तंत्रज्ञान में नंबर 1 बनेंगे और हर क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। जय हिंद, जय एमसीएल। धन्यवाद। प्रकृति के साथ रहकर, प्रकृति की सोच के बिना पर, प्रकृति के संवर्धन का ख्याल दिल में रखते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर एमसीएल की पूरी सोच, पूरी नींव ये पूरी तरह से प्रकृति को केंद्र स्थान पे रखकर है, इस बात को और एक बार शाम सर ने दोहराया। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल परिवार, और एक शुक्रवार शाम सर का ट्रेनिंग वेबिनार हमारी सोच पे, अगर आपने सुना होगा तो वह था एक जोरदार प्रहार। तो आप अगर गौर से सुने हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि एमसीएल के व्यवसायिक मॉडल में हमेशा प्रकृति का, नेचर का, मदर अर्थ का जो सेंटर रहा है वो कहीं भी बिगड़ा नहीं है। जी हाँ, पृथ्वी को, इस नेचर को ना कि तो पूरे विश्व के एटमॉस्फेयर, पूरे वातावरण, मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, उनके संवर्धन के साथ आगे बढ़ने का एमसीएल का व्यवसायिक मॉडल है। जी हाँ, और उसी व्यवसायिक मॉडल को बड़ी बखूबी से एमसीएल आगे निभा रहा है। और देखिए आज पांचवा में क्या बताया, तो जो पहली लेडी माउथ है उनका किस तरह, उन्होंने किस तरह जिंदगी जी और किस तरह से उनका आज पूरे देश में सम्मान हो रहा है। ये सम्मान हमें भी मिलेगा। जी हाँ, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वो संघर्ष हम करेंगे, बट जीतेंगे हम ही, और हम हैं एमसीएल। तो जी हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर हियर बीइंग विद अस, ऑल द एमसीएल स्टेकहोल्डर्स, चैनल पार्टनर्स, बीडीए, सीनियर बीडीए, कंसल्टेंट्स, एमएसएस, एमवीपीज, एंड द वन हु बिलीव्स दैट एमसीएल विल मेक इंडिया ग्रेट अगेन। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं और पहचान से कहूंगा, हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर, एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। दोस्तों, मैं आप सभी को फिर एक बार यहाँ पर ये याद दिलाना चाहूंगा कि जो चैट बॉक्स में लिंक आप लोगों के साथ में शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, श्याम गोलब सरकार, जिन्होंने फिर एक बार हमें प्रकृति के साथ अगर हम मिलकर काम करें तो किस प्रकार से हम न कि सिर्फ हमारा बल्कि पूरी मानव जाति का हम कल्याण कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हम फिर एक बार हमारे देश को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं जहां पर हम ऑलरेडी थे। तो दोस्तों, इस विचार के लिए मैं आप सभी की ओर से डॉक्टर श्याम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ मैं आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सारे नेशनल सस्टेनेबिलिटी, हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे सारे एमबीपी, हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे एमएसएस और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, हमारे परिवार के सभी लोग, इन सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जो बातें हम यहाँ पर आज सीख रहे हैं, इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करके आने वाले दिनों में हम जरूर हमारे देश को फिर एक बार उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि आप अपना, अपने परिवार का और संपूर्ण एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार, तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।